घर का अगर वास्तु खराब है और घर में आपको अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही है, सबसे पहले तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर हम कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं, आपने बाई चांस एक प्लॉट खरीदा है अपना मकान बनाने के लिए, आपको तो नहीं पता वो भूमि शमशान पे बनी है या उसके अंदर कोई मरा है या कोई जानवर मर के नीचे दब गया है, आपको तो नहीं पता। आप तो सीधा जाएंगे प्लॉट खरीद लेंगे। कि अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं और वो काम हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन वही फोन पे बात हम घर से निकल के कर रहे हैं, तो ये चीजें वास्तु पे इफेक्ट करती हैं। हवन करते हुए सप्तऋषि का कोई फोटो या कोई वॉलपेपर अगर अपनी किचन में लगा लेता है, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो एक पॉट लीजिए, पॉट में मिट्टी भर दीजिए और मिट्टी भर के चूल्हे और सिंक के बीच में रख दीजिए। कौन सा डायरेक्शन में पितरों का फोटोज वगैरह लगाना चाहिए? कभी भी पितरों की फोटो अगर आप टांग देंगे ना, तो पितर ही आपको परेशान करेंगे उल्टा। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो वेस्ट की दिशा होती है। सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का भाव होता है। अगर वहाँ केतु बैठा है या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप पति पत्नी अलग हो जाएंगे, कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू एड करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर प्रिया शर्मा मैम, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के ऊपर पीएचडी किए हैं। हम उनके साथ बात किए हैं वास्तु के बारे में। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको मिलने वाला है घर का कोना कोना का हिसाब। आपको पता चलेगा कि आप अगर आपको घर को डेकोरेट करना चाहते हो तो कौन सा डेकोर एलिमेंट वास्तु के हिसाब से यूज करना चाहिए। इस पॉडकास्ट का सेकेंड सेगमेंट में हम लोग बात किए हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडली के बारे में, कुंडली क्यों इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करके इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो प्रिया मैम, वेलकम टू आनंदधारा पॉडकास्ट। कैसे हो? हेलो मैम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? राधे राधे। तो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप आपके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, आपका थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरे लिए ज्योतिष विद्या एक साधना है जो मैं अपने बचपन से निभाती आ रही हूँ। मेरे परिवार में यही साधना मेरे पिताजी ने निभाई, मेरे चाचा जी भी निभाते हैं और अब मेरे हस्बैंड भी निभा रहे हैं। तो हम लोग ज्योतिष परिवार का हिस्सा हैं और ज्योतिष परिवार के समझिए वंशज भी हैं। तो हम लोग बचपन से ये चीज़ें साधनाएं करते हुए आ रहे हैं। तो अब ज्योतिष में हमने कहते हैं कि सोशली अब बाहर निकले हैं, लोगों के सामने आए हैं और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों को जन्म पत्रियाँ बताते हैं, वास्तु विजिट्स करते हैं, वास्तु के बारे में बताते हैं। तो ज्योतिष से जुड़ाव हमारा जो है वो बचपन से ही है। जब हम कभी 11 वर्ष के थे तब हमने देवी की साधना की। फिर हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई तो एज ए गुरु जैसे हमारे पिता ने हमें गाइड किया, उसी तरह हमने ज्योतिष में आगे कदम रखा। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि वास्तु होता क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी, किसी भी तरह की ऊर्जा या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, अगर जैसे हम घर में रहते हैं उसका किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, 4 दीवारी होती हैं, 4 दीवारी के अंदर हमें सब चीज़ों की सुविधा चाहिए। तो 4 दीवारी अगर हम एक घर के हिसाब से देखें और तरीके से दिशा अनुसार चीज़ें बनी हुई हों, वह वास्तु कहलाता है। आप प्लेन भूमि पर तो नहीं रह सकते ना, प्लेन प्लॉट पे तो नहीं रह सकते, आपको अपने सर के ऊपर छत भी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर घर तैयार करते हैं और घर में जो एनर्जी फील होती है वही वास्तु कहलाता है। घर की एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो आपका मन लगेगा, अगर नेगेटिव होगी तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर घर में कोई भी चीज़ दिशा अनुसार व्यवस्थित होती है और हर दिशा के देवता होते हैं, अगर वह व्यवस्थित होगी तो घर को वास्तु का रूप दिया जाएगा और वास्तु के हिसाब से बनाए हुए घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। आप अभी बोले कि घर का एनर्जी भी इम्पोर्टेंट होता है, तो किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज है उसको कैसे पता चलेगा और वास्तु के हिसाब से हम लोग इसको कैसे सही करेंगे? वास्तु के हिसाब से तो मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वास्तु की उत्पत्ति की बात करें तो भगवान शंकर के पसीने से वास्तु की उत्पत्ति हुई और यह स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है
4000 ईसा पूर्व पहले वास्तु की यह उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का असुरों से युद्ध हो रहा था। उस समय भगवान शिव का जो पसीना गिरा, वहाँ से एक बड़े प्राणी की उत्पत्ति हुई, बड़े मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष का नाम दिया। वह वास्तु पुरुष की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि नॉर्मल लोग नहीं झेल सकते थे, या नॉर्मल जो असुर थे वो भी नहीं झेल सकते थे, देवताओं को भी उससे नुकसान हो सकता था। तो ब्रह्मा जी ने उस वास्तु पुरुष को जमीन में सीधा लिटा के गाड़ दिया था कि इसकी जो भी एनर्जी होगी वह इसके आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि सर जिस जगह होगा वहाँ शुद्धता होगी, पैर जिस जगह होगा वहाँ हम कोई भी भारी चीज या कोई भी वजन बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वास्तु पुरुष जो है वो ब्रह्मा जी ने नाम दिया, जो स्कंद पुराण के अनुसार भी कहा है, और शिव जी के पसीने से इसकी उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं कि एनर्जी हम कैसे पहचान सकते हैं। वास्तु पुरुष के अनुसार मकान जब बनाया जाता है तो हमें देखा जाता है कि वास्तु पुरुष एक पुरुष की तरह है, जैसे नॉर्मल इंसान होता है। उसके सर से लेकर पैर तक उसको जमीन पर प्लेस्ड किया हुआ है। सर पर अगर हम कोई भी नेगेटिव चीज बना देंगे, जैसे टॉयलेट, अच्छा, या कोई बाहर मतलब स्टोर रूम, या कोई ऐसी जगह जो बेडरूम, तो वहां पर एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। वास्तु की एनर्जी आपको वहां पे इफेक्ट करेगी। आपको उसके फल जो है वो दूषित मिलने लगेंगे। लेकिन अगर वहीं पर पूजा स्थल बना दिया जाए तो उसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। तो इस आधार पर, वास्तु के आधार पर, शरीर के आधार पर ही हम अपने घर को कहते हैं कि बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले ऋषि मुनि बाहर आंगन छोड़ते थे, फिर अंदर कुटिया बनाते थे, शौच करने बाहर जाते थे। तो वो सब चीज़ें वास्तु के आधार पर थी, और उसी अनुसार दिशा बनाई जाती है। जैसे पूर्व दिशा सबसे ज़्यादा शुभ है, उत्तर दिशा उससे ज़्यादा शुभ है, और पश्चिम दिशा भी शुभ है, लेकिन दक्षिण दिशा को शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, सारी नेगेटिव एनर्जी दक्षिण दिशा की तरफ ही मानी जाती है। इसलिए जितने भी घर का भार होता है, जितनी भी घर की ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा, वो ज़्यादातर दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही रहती है। पूर्व की तरफ वो नहीं आती, ईस्ट वॉल पे वो नहीं दिखाई देती। तो घर को उसी तरह प्लेस्ड किया जाता है जिस तरह वास्तु पुरुष जमीन पर लेटा हुआ है। किसी घर का अगर वास्तु खराब है तो घर वाले या घर पे जो रहते हैं उनको क्या क्या इफेक्ट्स मिल सकता है कि वास्तु खराब होने के लिए? देखिए, घर का अगर वास्तु खराब है और घर में आपको अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही है, सबसे पहले तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएंगे, पैसे का नुकसान होगा, पैसा पानी की तरह जाएगा। ये समझ लीजिए कि पैसे में बरकत नहीं दिखाई देगी। आप धन कितना भी कमा रहे हो, लेकिन अब जब भी आप घर में धन ला के रखेंगे, उस घर में धन का नाश होगा। धन में या तो दवाइयों में पैसा जाएगा, या किसी कर्ज की तरफ पैसा चला जाएगा, या आप बड़े बड़े लोन में फंस जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। वास्तु दोष होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। 100% आपका स्वास्थ्य वहाँ पर खराब होने लगेगा। आपको किस तरह की बीमारी होगी ये भी वास्तु से पता चल जाता है, कि आपको हार्ट की दिक्कत है, या आपको ब्रेन की दिक्कत है, या लेग्स की दिक्कत है, या कमर की दिक्कत है। वो सब वास्तु से हम एनालाइज कर सकते हैं। जब कोई नया नया अपार्टमेंट या फ्लैट या फिर कोई लैंड भी खरीदने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि उसके बाद वो डिसाइड करे कि हाँ परचेज कर सकते हैं? सबसे पहले मुख्य द्वार होता है, मेन गेट। सारी एनर्जी मेन गेट से आती है। आपका मेन गेट किस तरफ है, कहाँ आपने घर लिया है, आपके घर के सामने कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, मुख्य द्वार से में कोई अड़चन तो नहीं है। तो मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा मानी गई है। उसके बाद नॉर्थ दिशा सबसे अच्छे मुख्य द्वार के द्वारा मानी गई है। अगर आपका मुख्य द्वार ठीक होगा, यानी कि मेन गेट सही होगा, तो सारी एनर्जी, जितनी भी अच्छी एनर्जी है, वो आपके घर में प्रवेश करेगी। तो जब भी हम कोई मकान लेते हैं तो सब हमसे पूछते हैं कि पूर्वमुखी लें या उत्तरमुखी लें या पश्चिम मुखी लें, और मतलब हम लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि साउथ के लिए हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि साउथ मुखी हाउस नहीं लेना चाहिए। अच्छा। फिर भी कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आपको दक्षिण मुखी मकान लेना चाहिए। आपको केवल पूर्व मुखी या उत्तर मुखी सबसे बेस्ट होते हैं। आप यही मकान
अपने आप में डिसाइड करके ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान को अंदर का कुछ नहीं पता होता जब तक वो वास्तु शास्त्री से ना पूछे, ना परिचित हो, तब तक उसे नहीं पता होता। तो उसको सबसे पहले मुख्य द्वार का चयन करना चाहिए, यही देखना चाहिए कि हम एंट्री कहाँ से कर रहे हैं। और अगर कोई लैंड परचेस कर रहा है तो उसको उसमें क्या देखना चाहिए? देखिए, अगर हम कोई भी लैंड परचेस कर रहे हैं, आपने बाई चांस एक प्लॉट खरीदा है अपना मकान बनाने के लिए, बड़ा मकान बनाना चाहते हैं आप, हम सबसे पहले उसकी ऑरा चेक करते हैं, उसकी ऊर्जा चेक करते हैं, उसकी एनर्जी चेक करते हैं। तो लैंड पे केवल मिट्टी होती है, तो हम मिट्टी को क्या करते हैं कि बीच में एक गड्ढा कर लीजिए, पूरे लैंड के बीचों बीच एक गड्ढा कर लीजिए, उसमें आप पानी भर दीजिए, प्रॉपर पानी भर दीजिए। और अगले दिन जाके देखिए, अगर उसमें पानी सूख जाता है तो वो लैंड आपके लायक नहीं है। अच्छा। अगर उसमें पानी आधा रह जाता है तो वो कुछ हद तक ठीक है आपके लिए, और उसमें थोड़ा पानी बचता है तो वो लैंड आप खरीद सकते हैं। इस तरह हम लैंड का चयन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे हम ऊर्जा चेक करते हैं, ऑरा चेक करते हैं। तो जब हम वास्तु विजिट पे जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि किस मुखी प्लॉट है, मतलब ये भी चेक करना होता है कि वो ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, या कैसा है, वो भी चेक करते हैं। प्लॉट के बाहर कोई बड़ा खंबा तो नहीं है, बिजली का खंबा। अगर प्लॉट के बाहर कोई भी बड़ा खंबा है या वो घर के बाहर है तो उस घर में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे आप कितना भी वास्तु उसमें करा लो तब भी शांति नहीं मिलेगी। लैंड परचेस करने के बाद बेसिकली लोग वास्तु पूजन करवाते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है वास्तु पूजन वास्तु पूजन के लिए सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि कोई भी दोष आपकी भूमि के अंदर है, आपको तो नहीं पता वो भूमि शमशान पे बनी है या उसके अंदर कोई मरा है या कोई जानवर मर के नीचे दब गया है, आपको तो नहीं पता। आप तो सीधा जाएंगे, प्लॉट खरीद लेंगे ना। आपको उसका शुद्धिकरण कराने के लिए वास्तु पूजन जरूर कराना चाहिए। और वास्तु पूजन में घट पूजन होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। उसमें कई धातुएं, जैसे कई प्रकार का तांबा, सोना, हीरा, चांदी, सब कुछ दबाया जाता है। और कुछ कोड़ियाँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ अभी नहीं बता सकती, तो कुछ चीज़ें ऐसी दबाई जाती हैं, कुछ यंत्र ऐसे दबाए जाते हैं जिससे वो भूमि कभी आपको जीवन में नुकसान ना दे। आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग भूमि खरीद लेते हैं, उसके बाद केवल खरीदने से ही उनका क्या होता है कि नुकसान होने लगता है ना। कोई भी लैंड खरीदते हैं तो वो भूमि उनको सूट नहीं कर रही है। यह हम कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं कि भाई इसको भूमि सूट होगी या नहीं होगी। तो भूमि की में अगर वास्तु पूजन नहीं होगा तो वो और ज़्यादा नुकसान देगी। हम उसके दोषों को खत्म करने के लिए वास्तु पूजन करवाते हैं। अगर कहीं किसी का ऑलरेडी लैंड है या फिर वो उसका घर बना हुआ है और वहाँ पे कुछ वास्तु का प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम है वहाँ पे, एंड उसको कैसे वो सॉल्यूशन कर सकता है? प्रॉब्लम क्या है, खुद ही सामने आ जाती है। जब भी हमारे स्टार्स खराब होते हैं या हमारे ग्रह गोचर खराब चल रहा हो या हमारा घर में मन ना लगना, सबसे बड़ी बात होती है। घर, हम ऑफिस से थके आ रहे घर जाते हैं लेकिन हमारा घर में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई भी काम घर में बैठ के अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं और वो काम हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन वही फोन पे बात हम घर से निकल के कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वास्तु पे इफेक्ट करती हैं। जैसे कोई भी आपको मनी आपकी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे घर नहीं कर रहा, लेकिन आपके बाहर काम बन जाते हैं। अच्छा। आप किसी और के अकाउंट में पैसा डालते हैं, वहाँ तो आपका बचता है लेकिन आपके घर में नहीं बचता। घर में बीमारियां बहुत दिखाई देने लगती हैं। जब भी घर में वास्तु दोष होगा, अचानक दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी मानहानि या आपके ऊपर कोई कलंक, झूठे ब्लेम, ये सब चीज़ें अगर आपके ऊपर लग रही हैं तो आपके रिश्तों में कड़वाहट, पति पत्नी के बीच लड़ाई, आपस में पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई, अच्छा। पुत्री घर से बाहर भाग गई या पुत्री ने बिना बताए शादी कर ली, ये सब वास्तु दोष है। अच्छा। आपके घर में कमरे कहाँ प्लेस्ड हैं, ये इस चीज को बताते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है। अच्छा। तो इन चीजों से हमें आभास होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूत बाधा भी होती है ना, और तंत्र बाधा भी होती है। हमारे घर पे किसी ने नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रखी है तो वो भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट खंडित है या खराब है
या उसको अंधेरे में रखा हुआ है, तो आपके घर के ऊपर 100% नजर दोष भी है, तंत्र भी कराया हुआ है। तो वास्तु क्या है कि आपकी खुद की जो फीलिंग है, हमारी खुद की फीलिंग है। मैं इस पॉडकास्ट में अगर बैठी हूं तो मुझे कैसा फील हो रहा है, आप मेरे साथ बैठी हैं तो आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा या नहीं लगा, तो हम एक दूसरे की एनर्जी को, जो वाइब्स होता है हाँ, उसको जो वाइब है उसे कैच कर रहे हैं। अब आपको मेरे जाने के बाद अच्छा नहीं लगे तो आप पहचानेंगी कि कहीं ना कहीं मेरे घर में ही वास्तु दोष है। अच्छा, इन चीजों से समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं अगर घर में वास्तु दोष होता है। अच्छा, बीमारियां हैं या आपके जीवन में उठापटक है, सफलता नहीं मिल रही है, बार बार नौकरी पे जा रहे हैं, बार बार नौकरी छूट रही है, ये सब वास्तु दोष के अंदर ही आती हैं। जितनी समस्याएं हमारे जीवन में रोजमर्रा में आती हैं वो सब वास्तु दोष है। तो हम लोग घर का वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी बात किया है कि मेन दरवाजा कैसे होना चाहिए घर का। तो कहीं कहीं हम लोग को देखता है कि घर का मेन डोर में लोग स्वास्तिक बनाता है या फिर कलश बनाता है या कहीं कहीं गणेश जी भी रहते हैं। तो इसका कितना क्या सिग्निफिकेंस रहता है? देखिए, सनातन धर्म के अनुसार कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो हमारे लिए शुभता प्रदान करते हैं। अगर कहीं वास्तु दोष होता है तो हम भी स्वास्तिक बनवाते हैं। चावल रोली और हल्दी से हम पिसवा के स्वास्तिक बनवाते हैं। अगर आप अपने मुख्य द्वार पे, आपने पूछा मेन गेट पे करना चाहिए, अगर आप मुख्य द्वार पर, क्योंकि आप बाहर से आए सीधे सबसे पहले अपना मेन गेट देखेंगे, मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए अगर आप स्वास्तिक लगा देते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो रिटर्न हो जाती है। अच्छा। और पॉजिटिव वाइब्स जितनी होती हैं, जितनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो आपके घर में प्रवेश करने लगती है। तो जितने भी शुभ चिन्ह हैं, जैसे गणेश जी लगा देते हैं, प्रथम गान गणेश जी का किया जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन किया जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर कुछ लोग गणेश जी का चित्र लगाते हैं, क्योंकि हमारा प्रवेश ही वहीं से प्रारंभ होता है। तो और स्वास्तिक हमारा क्योंकि शुभ चिन्ह है, ओम है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, ये सब हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में शुभ चिन्ह बताए गए हैं। इनको लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। और मुख्य द्वार पे जब भी हम लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपकी प्रवेश नहीं करती, पॉजिटिव वाइब्स जो है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके घर में प्रवेश करती है। इसका ये महत्व होता है। और ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। जैसे आपके मेन डोर पे ही वास्तु दोष है या आपने किसी और कलर का बना दिया, मेन गेट कभी भी हम ब्लैक कलर का नहीं बनवाते, हम अवॉइड करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा लोग ब्लैक कलर का ही बनाते हैं मेन गेट, लेकिन हम अवॉइड करवाते हैं कि ब्लैक कलर का मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, उसमें ब्राउन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो, वाइट करवा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर नहीं। क्योंकि मुख्य द्वार क्या है, अगर पूर्व स्थान पे आपका मुख्य द्वार है तो पूर्व स्थान का रंग ब्लैक नहीं है। इसलिए प्रवेश करने के लिए जो भी मुख्य द्वार हो वो अट्रैक्टिव हो, उसके चिन्ह अट्रैक्टिव हो, और वहां पर पूजन सबसे पहले दहलीज का किया जाता है। हाँ, द्वार पूजन होता है, दहलीज पूजन होता है। आप भी नए घर में प्रवेश करेंगी तो हमारे यहाँ तो ये पद्धति है कि नए घर में जब भी पति पत्नी साथ जाते हैं तो तुलसी माँ को गोद में लेके जाते हैं, सर पे कलश लगा के जाते हैं, और तब अपने घर में सीधे पैर से, राइट लेग से आप प्रवेश करते हैं। तो वो बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए ये शुभ चिन्ह जो हैं अगर हम अपने मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो 100% इनका बहुत लाभ मिलता है। वास्तु के हिसाब से बेडरूम, जो मेन बेडरूम होता है, वो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, अगर हम मेन बेडरूम की बात करें तो कपल्स का जो बेडरूम होना चाहिए ना, पति पत्नी का जो बेडरूम होना चाहिए, वो ज्यादातर साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नैऋत्य कोण बोला जाता है उसको, साउथ वेस्ट के बीच का कोना, वहां पर हस्बैंड वाइफ का बेडरूम होना चाहिए। वह बेडरूम क्या है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं होती है तो वो राहु की जगह, लेकिन पति पत्नी के कहते हैं वहां जो चीज रख दो वो बढ़ जाती है। तो रिश्ते में सुधार होना शुरू हो जाता है और रिश्तों में बढ़त होनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी दाम्पत्य जीवन में संतान नहीं हो रही तो उनको साउथ वेस्ट के बीच में नैऋत्य कोण में अगर आप बिठा देते हो या उन्हें सोने के लिए भेज देते हो तो उनको संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। कहा जाता है नैऋत्य कोण में पितरों का भी वास रहता है।
तो वहाँ बड़ा शुभ माना जाता है, सबसे ज़्यादा कपल बेडरूम वहाँ होता है। तो सबके हिसाब से डिसाइड होता है बच्चों का कहाँ होना चाहिए, कपल्स का कहाँ, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका कहाँ होना चाहिए, उस हिसाब से तय किया जाता है वास्तु अनुसार। बेडरूम का कुछ स्पेसिफिक कलर भी करवाना चाहिए कि थोड़ा लाइट कलर या वाइट हाँ, कलर? देखिए बेडरूम में कभी भी एग्रेसिव कलर नहीं होने चाहिए, जैसे रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपका बेडरूम किसी भी दिशा में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो या ईस्ट में भी हो, तब भी आपको बेडरूम में कभी भी रेड ब्लैक कलर नहीं कराना चाहिए। आजकल ग्रे का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, तो ग्रे कलर भी नहीं कराना चाहिए। ग्रे तो बिल्कुल राहु से इंडिकेट करता है। बहुत लाइट कलर, पिंक हो, वाइट हो, मैं तो सबको सजेस्ट यही करती हूँ कि वाइट कराइए आप ना, क्रीम कराइए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट येलो करा लीजिए। बहुत लाइट कलर यूज़ करने चाहिए जिससे मन क्या है, शांत रहता है। अगर आप डार्क कलर कर लेते हैं तो डार्क कलर करने से लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, रिश्तों में तनाव होने लगता है, इसलिए बेडरूम में हमेशा लाइट कलर करने चाहिए। किचन का वास्तु कैसा होना चाहिए? किचन कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? किचन की हम बात करें तो ईस्ट और साउथ के बीच में आग्नेय कोण माना जाता है, ठीक है। जब भी ईस्ट आप समझती हैं पूर्व दिशा, और साउथ होगी हमारी दक्षिण दिशा, इसके बीच में आग्नेय कोण आता है, जहाँ अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। तो वहीं पर महिलाएं अगर खड़े होकर भोजन बनाती हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इवन अगर पूरे घर में रसोई ठीक है तो पैसे की कमी कभी नहीं हो सकती आपके घर में, हमेशा पैसे में बरकत बनी रहेगी। पूरे घर का स्वास्थ्य किचन से जुड़ता है, क्योंकि महिला भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते हुए जब भी वो दूसरों को परोसती है तो जो भी खाते हैं उसकी सारी एनर्जी उसके उन लोगों के अंदर आती है। तो अगर आग्नेय कोण में शुभ दिशा में आपने बना ली किचन, तो आपकी बस समझो कि बल्ले बल्ले है, मतलब आपके पास पैसा ही पैसा है, पैसे की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। इवन उस स्त्री का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और वो टेस्टी खाना बना के देगी आपको। मतलब कभी होता है ना कि हम खाना खा रहे हैं, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, तो वो वास्तु दोष है। आपकी किचन किसी और डायरेक्शन में होगी तो आपको ये सब चीज़ें, पेट से जुड़ी संबंधी जितनी भी आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। किचन में ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक चीजें रखी जाती है कि जो वास्तु सुधारता है या फिर कुछ और एनहांस कर देता है? मैंने काफ़ी चीज़ों में देखा है कि किचन की डायरेक्शन बहुत जगह गलत होती है, तो वहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ कि आपने सप्तऋषि देखे होंगे। सप्तऋषि हवन करते हुए सप्तऋषि का कोई फोटो या कोई वॉलपेपर अगर अपनी किचन में लगा लेता है, अच्छा, तो उस जगह का वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाता है, कम ही हो जाता है बहुत हद तक, और बहुत बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा, लेडी कहते हैं कि सिंक और चूल्हा एक साथ नहीं होने चाहिए। जल बर्तन धोने का जो सिंक है वो और चूल्हा एक ही स्लैब पे कभी नहीं होने चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो एक पॉट लीजिए, पॉट में मिट्टी भर दीजिए और मिट्टी भर के चूल्हे और सिंक के बीच में रख दीजिए, तो उसका वास्तु दोष जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, अच्छा, लेकिन कम हो जाता है। उस मिट्टी में आपको पेड़ नहीं लगाना है, हमें केवल अर्थ एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट करना है, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए हमको वहाँ मिट्टी का गमला रखना है जो चूल्हे और आपके इसके बीच में रहे, सिंक के पानी के, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे को बुझा देंगे। जल जब भी अग्नि पे गिरेगा तो अग्नि को बुझा देगा और आपके स्वास्थ्य में खराबी आने लगेगी। तो पहले तो कोशिश यही करें कि एक ही स्लैब पे चूल्हा और सिंक ना बनाए। अगर बन गई है तो वहां पर मिट्टी का गमला रखें। अच्छा। दूसरी बात, सबसे अच्छी चीज की देखने को मिलता है कि स्लैब जो है वो ब्लैक कलर की, पत्थर ब्लैक कलर का सभी लगवा लेते हैं। मैंने जितनी भी वास्तु विजिट की है, ज्यादातर लेडीज ब्लैक कलर का पत्थर लगवाती हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है। अच्छा। अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखे जाए तो मंगल अग्नि का कारक है और पत्थर जो है काले रंग का राहु का कारक है, तो अंगारक दोष बन जाता है। अच्छा। कभी भी स्लैब पत्थर ब्लैक नहीं होना चाहिए। जो सबसे अच्छा पत्थर है, अगर आपके घर में काले रंग का पत्थर है तो हटवा दो, तुरंत उस पर ग्रीन कलर का पत्थर लगवा दो, लाइट ग्रीन। अच्छा। तो आप अपने घर में जो पैसे का फ्लो है वो देखेंगे कितना अच्छा हो जाएगा। घर का पूजा रूम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
पूजा रूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए और इसका वास्तु कैसा होना चाहिए? अगर हम पूजा की बात करें, देखिए पूजा हमारे मन को हल्का करती है ना। हम किसी भी मुसीबत में होते हैं, भगवान की शरण में भागते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं तो भगवान को ही देखते हैं। तो हमारे जो वास्तु के अनुसार जो सबसे अच्छी जो दिशा बताई गई है वह पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण पड़ता है। वह ईशान कोण भी एक दिशा है। उस दिशा में अगर हम मंदिर प्लेस करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो वहाँ से जो पूजा करने, जैसे आप वहाँ बैठकर पूजा करती हैं तो वो पूजा आपकी सीधी भगवान को लगती है। अच्छा। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव, और भगवान शिव का स्थान जो है वो ईशान कोण है। अगर आप ईशान कोण में पूजा स्थल नहीं बना सकते तो आप पूर्व दिशा और उत्तर दिशा कुबेर की है, अच्छा। तो आप इन 2 दिशाओं में अपना मंदिर बना सकते हैं। अदर दिशाओं में अलाउ नहीं है। गलती से आपका बन गया है तो उसमें कुछ रेमेडी हो जाएगी, लेकिन सबसे जो अच्छी जगह है वो उत्तर और पूरब और इसके बीच में ईशान कोण, ये ही सबसे अच्छी बेस्ट जगह होती है पूजा करने के लिए। इसमें आपका मुख पूरब की तरफ रहता है, ईश्वर का मुख कहीं भी हो, चारों तरफ ईश्वर है। दूसरा आपका मुख उत्तर की तरफ रहता है तो वो भी कुबेर का स्थान है, हिमालय का स्थान है, तो वो भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो हमें मंदिर जो है वो मेन मैं यही कहूँगी कि ईशान कोण में बनाया जाए। मंदिर में भगवान या मूर्ति को प्लेस करने का भी कुछ वास्तु होता है क्या? जी हाँ, उसमें भी वास्तु होता है। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि सावन चल रहा है अभी, तो मैं भगवान शंकर की ही बात करूँगी। लोग अपने मंदिर में ना बड़े बड़े शिवलिंग रख लेते हैं, तो घर में गृहस्थ जीवन में कभी भी बड़े शिवलिंग नहीं रखे जाते हैं। केवल आपके अंगूठे के बराबर एक शिवलिंग रखा जाता है, वो भी स्फटिक का शिवलिंग। गृहस्थ जीवन में अलाउ है। इस शिवलिंग की भी निरंतर पूजा होनी चाहिए आपके घर में। अच्छा। यानी कि आपने रख दिया और उनको ना आप स्नान करा रहे हैं, ना रुद्राभिषेक कर रहे हैं उनका, ना उन्हें सिर्फ ऐसे ही रख दिया, तो ऐसे नहीं रखते हैं। अपने घर में जब भी रखें छोटे से शिवलिंग रखें, केवल जो आपके अंगूठे के बराबर हो, और उनको रोज जल स्नान कराएं। देवी देवताओं के अनुसार, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो अपने घर में एक शिव परिवार रख सकते हैं जिसमें माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक जी और शिव जी सब एक साथ बैठे होते हैं। दूसरा राम दरबार लगा सकते हैं आप अपने घर में, और एक गणेश लक्ष्मी जो हम हर दिवाली पे भी अपने घर में लाते हैं, पूजन करते हैं, तो वो ये चीज़ें रखनी चाहिए। अगर आप अपने गुरु की फ़ोटो लगा रहे हैं, कुछ लोग दीक्षा लेके गुरु की फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन मैंने कई घरों में देखा है कि गुरु से बड़ी, मतलब ये समझ लीजिए भगवान से बड़ी फ़ोटो गुरु की लगा देते हैं। देखिए भगवान भगवान है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि कहा गया है कि गुरु का जो पद है वो भगवान से भी ऊंचा है, लेकिन फोटो को मैं यही कहूँगी कि फोटो आप भगवान से नीचे लगाएं, गुरु की, यानी कि भगवान के चरणों में, क्योंकि गुरु आपको भगवान तक पहुँचने का संकेत देते हैं। असल में गुरु भी भगवान की ही पूजा करते हैं। हाँ। तो हर घर में गुरु की फोटो ज़्यादा बड़ी ना लगाई जाए, छोटी सी फोटो लगाएं, वो भी भगवान के चरणों में। पितरों की फोटो कभी भी मंदिर में नहीं लगाएं। लोग क्या करते हैं, अपने दादाजी की, अपने पिताजी की फोटो भगवान के जस्ट बराबर में लगा देते हैं। पितरों के लिए अलग दिशा प्लेस्ड की गई है, उनकी फोटो वहां पर लगाई जाती है। ईश्वर के साथ पितृ का कोई संबंध नहीं है, तो ईश्वर के साथ कभी भी पितरों की फोटो मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, व्यापार स्थल में भी नहीं लगानी चाहिए। आपने देखा लोग दुकान में भी लगा के रखते हैं, तो दुकान में भी आप मंदिर में नहीं लगाइए, उनके लिए अलग दिशा होती है, तो आप उस दिशा में लगा सकते हैं। आप जैसे शिवलिंग की बात की है कि स्फटिक शिवलिंग घर में रखना चाहिए, तो वहाँ पे पारद शिवलिंग कितना हेल्पफुल होता है वास्तु के लिए? देखिए एनर्जी सबसे ज्यादा पारद शिवलिंग में होती है, तो उसकी एनर्जी हम लोग नहीं झेल सकते, तो पारद शिवलिंग को सबसे ज्यादा मंदिर में ही पूजा जाता है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे अंदर इतना शुद्धिकरण नहीं है कि हम भगवान की ऊर्जा झेल जाएं, हम इतने शुद्ध नहीं हैं ना। पारिवारिक जीवन होता है, आपसी संबंध भी होते हैं, हम शौच भी करने जाते हैं, तो भगवान की इतनी एनर्जी हम नहीं झेल सकते। तो स्फटिक का शिवलिंग शांत कहा गया है, पारद के शिवलिंग में ऊर्जा अत्यधिक होती है,
तो उसको हम नहीं झेल सकते, फिर उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए पारद का शिवलिंग जो है वो बाहर मंदिर में ही पूजा जाता है, और आपको अगर पूजा करनी है तो मंदिर जाके वहीं पर ही रुद्राभिषेक पारद के शिवलिंग पे करें। और कहीं कहीं कोई कोई घर पे काला पत्थर के भी शिवलिंग रखते हैं। हाँ, मतलब रखते हैं ऐसे तो नर्मदेश्वर हैं, नर्मदेश्वर भी रख सकते हैं, जो आपने देखा होगा कि ये इंदौर में नर्मदा नदी है, वहां से मिलते हैं। लेकिन कोई भी आप शिवलिंग रखें, पारद का और वैसे शिवलिंग तो मैं मना करती हूँ, नर्मदेश्वर या स्फटिक ही कहती हूँ, तो नर्मदेश्वर भी बहुत छोटे से रखें, बड़ा कोई शिवलिंग ना रखें, क्योंकि आप शिवलिंग की ऊर्जा नहीं झेल सकते। भगवान शिव की ध्यान मुद्रा आप नहीं झेल सकते। हम नॉर्मल लोग हैं और हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमेशा शुद्ध भी नहीं रहते हैं, तो ईश्वर की ऊर्जा झेलने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए, तो उससे फिर समस्याएं खड़ी होने लगती हैं हमारे जीवन में। आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि घर पे लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और उनको लेके ट्रैवल भी करते हैं। ये ट्रैवल करना उनको लेके कितना जस्टिफाइड? बहुत गलत है। हाँ, देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप घर में रख सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, भोग करा सकते हैं, लेकिन उनको लेके जगह जगह घूमना ये बहुत गलत है, क्योंकि आप ईश्वर को लेके, आप अपना पूरा मंदिर लेके कहीं घूमते हैं? आप अपने मंदिर के सारे भगवान जी गोद में लेके घूम रहे हैं? नहीं। तो आप लड्डू गोपाल जी को क्या, चाहे वो आप उन्हें अपना बेटा माने, चाहे आप उन्हें अपना भाई माने, लेकिन आप उन्हें जगह जगह लेकर ना घूमें, इससे उनका अपमान होता है। और दूसरा, हम हर जगह जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम खाते पीते जाते हैं, शौच करते हुए जाते हैं, या फिर हम किसी भी मतलब नकारात्मक चीज पे हाथ लगा ही देते हैं। तो ईश्वर को आप ऐसे गोद में लेके जगह जगह नहीं घूम सकते, आप चाहे जितने शुद्ध हो। भगवान का शुद्धिकरण जो है वो उन्हीं की जगह पे आप अपने घर में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, भोग लगाइए, नहलाइए धुलाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। कुछ लोग मथुरा लेके जाते हैं, वृंदावन लेके जाते हैं, देखा क्या उनके गोपाल जी खो गए, भीड़ में गिर गए। उस अपमान से अच्छा है आप उन्हें घर पे बिठा के रखें और उनकी घर पे ही सेवा करें। कभी भी भगवान को लेके गोद में नहीं घूमना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जो भी जिस तरह घूम रहा है, लेकिन हम लोग तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि नहीं घूमना चाहिए। तो अभी हम लोग पूजा रूम के वास्तु के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा काफ़ी सिचुएशन होता है कि किसी का पूजा रूम गलत डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, उसका रेमेडीज क्या होता है? देखिए, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्व और उत्तर दिशा में सबसे अच्छा रहता है, साउथ में हम बिल्कुल मना करते हैं, साउथ में नहीं बनाइए। अगर आपका बन जाता है तो उस तरह के एलिमेंट्स या उस तरह के बल्ब या उस तरह का कपड़ा रख दिया जाता है। अभी मेरी एक वीडियो वायरल हुई कि लाल कपड़ा मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए। हाँ, मैं भी उसका ये ट्रेंड था कि पूर्व दिशा का मंदिर बना के लाल रंग के कपड़े को नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो साउथ वॉल का होता है। ठीक है, साउथ दिशा रेड तत्व होती है, तो रेड कलर का जो कपड़ा है उसमें हम मंदिर में कपड़ा चेंज कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं और उसी तरह के रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मंदिर नैऋत्य कोण में बन गया, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो आप वहां पर येलो रंग प्लेस्ड कर दीजिए। अगर आपकी माता रानी है तो उन्हें येलो ड्रेस पहना दीजिए, येलो कपड़ा बिछा दीजिए और येलो बल्ब लगा दीजिए। अगर आपका मंदिर साउथ की दिशा में बन गया है, दक्षिण दिशा में बन गया है, तो आप वहां पे रेड कलर का कपड़ा बिछा दीजिए और उनको, माता रानी को या जो भी आपके कान्हा जी हैं, उनको रेड कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनाएं या रेड बल्ब प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका जो पूजा रूम है वो प्रॉपर पश्चिम दिशा में बन गया है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का एलिमेंट्स दे सकते हैं वहाँ पर। हाँ, वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि मंदिर को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। अभी एक नया ट्रेंड भी चला है कि घर में मेडिटेशन रूम या योगा के लिए प्लेस रखने का, ये कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, हम ही सोचते हैं। और अगर दिशा भी डिसबैलेंस हो गई है, आप, कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कोण कहा जाता है, वह वायु का कोण होता है। उस दिशा में अगर आप मेडिटेशन रूम बना देते हैं तो कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करता रहेगा।
आपका मन विचलित रहेगा, क्योंकि वो वायु की दिशा है। वायु क्या है? चलती रहती है। अगर मेडिटेशन रूम आपने इस दिशा में कर दिया तो आप कभी भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। मेडिटेशन करने के लिए अगर आपने साउथ की वॉल पे कर दिया तो आपको गलत विचार, गंदे विचार, अजीब अजीब चीजें दिखाई देना या भूत प्रेत जैसी चीजें दिखाई देना, ऐसी चीजें आपको मेडिटेशन में दिखाई देंगी। तो मेडिटेशन के लिए सबसे शुद्ध जगह जो होती है वो ईस्ट की दिशा होती है। ईस्ट की वॉल पे अगर आप अपना मेडिटेशन रूम बनाते हैं, अपना फेस ईस्ट की तरफ रखते हैं या नॉर्थ की तरफ रख लेते हैं, तो आपको शुद्ध विचार आते हैं। और जो आप पूजा, ध्यान, मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं उसमें मतलब आपको सफलता मिलने लगती है। एक स्टेप होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे। पहले हम 15 सेकंड का ध्यान करेंगे, फिर हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे। वो चीज़ों की उत्पत्ति जो है वो पूर्व दिशा से होती है, जो सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। तो जब भी मेडिटेशन रूम बनाना हो तो आप पूर्व दिशा को सेलेक्ट करिए, ईशान कोण को सेलेक्ट करिए, क्योंकि भगवान शिव ध्यान में बैठे रहते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई हलचल नहीं मचाता। वरना घर में शोर होता है, कोई ना कोई आपको आवाज़ लगा लेता है, डिस्टर्ब करता है। तो हमेशा शुभ दिशा के लिए पूर्व और ईशान कोण सबसे अच्छी दिशा है। हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि पितृ के लिए अलग सा दिशा होता है और उसी दिशा में लगाना चाहिए, पूजा रूम में नहीं लगाना चाहिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन में पितृ का फोटोज वगैरह लगाना चाहिए? देखिए, पितृ जो हमारे पास से चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दादा हैं, दादी हैं, उन सब का सम्मान जरूर करना चाहिए। जाने से पहले भी सम्मान करना चाहिए, जाने के बाद भी सम्मान करना चाहिए। पितरों की जो फोटो है वो हमेशा दक्षिण दीवार पर लगानी चाहिए। और कुछ लोग एक गलती करते हैं कि पितरों की फोटो को कील पे टांग देते हैं। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा, पितरों की फोटो को हमेशा दक्षिण की दीवार पर लगाएं। मुख उनका किधर भी हो, उत्तर की तरफ ही होगा, लेकिन वॉल वही होनी चाहिए, दक्षिण वाली। और उनके नीचे स्थान दें, जैसे स्लैब लगा दें। हाँ। या कोई ट्रे वगैरह हो, उनकी फोटो के नीचे लगा दें, जिससे वो उनकी फोटो उस पर टिक जाए। कभी भी पितरों की फोटो अगर आप टांग देंगे ना तो पितर ही आपको परेशान करेंगे उल्टा। हाँ, आप ये हर घर में जाके देखना, अगर आपने पितरों को स्थान नहीं दिया ना तो वो आपको परेशान करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि पुराने गांव में देवी देवताओं को स्थान दिया जाता था और उनके लिए एक अलग जगह बनाई जाती थी। और अब क्या करते हैं लोग कि पितरों की फोटो को बस एक जगह टांग दिया, ना उन्हें कोई देख रहा, ना वो गंदी हो रही है, उन पे धूल चढ़ रही है, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष हो जाता है घर का। अगर आपके पितृ नाराज हैं तो वो आपके घर में कभी चैन से आपको रहने नहीं देंगे, और अगर आपके पितृ खुश हैं तो वो हमेशा आपके घर में बरकत देंगे। तो साउथ वॉल जो होती है वो पितरों के लिए होती है, और दिशा भी वही कही गई है कि पितरों का जो पूजन होता है, पितृ का पूजन केवल पितृपक्ष में ही करना चाहिए। अच्छा, पितृपक्ष आते हैं ना, पितृपक्ष जो शुरू होते हैं उन्हीं में ही उनका पूजन करना चाहिए। बाकी दिन रोज की धूप बत्ती दिया बत्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कुछ लोग अपने पितरों के सामने रोज धूप बत्ती जलाते हैं, रोज दिया करते हैं, तो रोज अपने पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए, और उन दिनों में भी सबसे ज्यादा पितरों की पूजा करनी चाहिए जो पितृपक्ष शुरू होते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में वॉशरूम या टॉयलेट कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, वास्तु के अनुसार जो टॉयलेट होना चाहिए वह वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य कोण होता है, उसमें ही टॉयलेट को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। या फिर आप साउथ की वॉल पर भी बना सकते हैं टॉयलेट। 2 दिशाएं ऐसी दी गई हैं जहाँ पर टॉयलेट प्लेस्ड हो सकता है। मेन तो यही है कि वायव्य कोण में ही बनाया जाए। वहाँ पर क्या है कि वायु का कोण है, तो जो गंदगी है, जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी हैं, वो वायु द्वारा निकलती रहती हैं। परंतु अगर हम गलत डायरेक्शन में उसे बना देते हैं तो वो घर में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी धन हानि देता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है जीवन में। पानी का सोर्स जैसे कि पानी का टैंकी या वाटर चैम्बर, ये सब कौन सा डायरेक्शन? पानी की टंकी अगर आप रखते हैं, देखिए, क्योंकि सारे घर का फ्लो आपका किस तरफ जाता है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पूरे घर का पानी का फ्लो किधर जाता है। लेकिन पानी की टंकी भरते ही वजन हो जाता है, भारी हो जाती है, तो वेस्ट की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। प्रॉपर वेस्ट W1 में अगर आप अपनी टंकी रख देते हैं
तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने लगते हैं। उसका पानी का स्रोत अगर आपका पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है तो पैसे में भी बरकत आपकी बढ़ती है। इवन आपकी टंकी कभी भी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में नहीं रखी होनी चाहिए, वरना आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको हमेशा सर में दर्द रहेगा, सर भारी रहेगा। जैसा मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुष, अगर आप वास्तु पुरुष के सर पे ही पानी की टंकी रख दोगे तो सारी जिंदगी आपको टेंशन, परेशानी और आपको माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी। वास्तु के हिसाब से चाइल्ड बच्चा के लिए रूम या बच्चे का पढ़ने का रूम कौन सा डायरेक्शन? रूम बच्चे के, देखिए पढ़ने का रूम होता है कि बच्चा, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ऐसे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगना चाहिए। तो ज़्यादातर हम उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा का रूम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और वो उसकी दिशा क्या होती है कि ब्लू एलिमेंट, जैसे जल का कलर होता है ना, जैसे हल्का ब्लू होता है, ऐसा कलर उनके रूम में होना चाहिए, लाइट ब्लू कलर। और वहाँ पर कुछ पानी से संबंधित ही चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कह सकते हैं कि कोई शोपीस हो जिसमें पानी चलता हुआ हो, या कोई सीनरी हो जो पानी मतलब इंडिकेट दिखा रही हो, या झरना हो। ऐसी चीज़ें अगर बच्चों के रूम में रखते हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। नॉर्थ के रूम में बच्चों को दीजिए, सोने के लिए भी दीजिए और मतलब पढ़ाई के लिए भी दीजिए। पढ़ने के टाइम उनकी डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। ये शुभ दिशाएं हैं। यहीं पर ही बच्चा अगर स्टडी करता है तो जीवन में जरूर नाम और तरक्की करता है। ऑफिस रूम या जो काम करने का जगह होता है उसका वास्तु या फिर डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसा होना चाहिए? देखिए, जो कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो वेस्ट की दिशा होती है। वेस्ट के अलावा नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, जो साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। वहाँ पर बैठ के अगर हम काम करते हैं ना तो हमारा ध्यान लगा रहता है, क्योंकि वो शनि की दिशा है। शनि डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। और शनि वहाँ पर क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रखरता, डिसिप्लिन, और मतलब जो भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे किसी से डील कर रहे हैं आप वहाँ बैठ के, तो बहुत समझदारी से, शनि को बड़ा न्याय प्रिय और समझदार व्यक्ति कहा गया है। तो शनि हमें वहाँ पर बैठ के वेस्ट की दिशा में अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें तरक्की मिलने लगती है। वेस्ट की दिशा काम करने के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या किसी से डील कर रहे हैं या कोई फ़ोन कॉलिंग कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वेस्ट की दिशा में अगर आप बैठ के करते हैं तो वो बहुत लाभ देती है पश्चिम की दिशा। वास्तु के हिसाब से हम लोग घर में ऐसा कौन सा प्लांट्स रख सकते हैं जो घर में पॉजिटिविटी लाए या फिर मनी फ्लो लाए या कुछ वास्तु को एनहांस करे? और देखिए, वास्तु के लिए सबसे पहले मेन द्वार पे तो तुलसी माँ को रखा जाता है। तुलसी माँ बहुत ही शुभ होती हैं। और तुलसी के अलावा अगर हम रख सकते हैं तो नेगेटिविटी एंटर ना करे, स्नेक प्लांट आता है एक, उसको भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे अच्छा प्लांट जो होता है वो अपराजिता का प्लांट भी कहा जाता है, जिसपे ब्लू कलर के फूल आते हैं। अगर उसकी बेल आप मेन डोर पे चढ़ा दें तो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। सबसे शुभ वह पेड़ कहा गया है। बाकी आप बैम्बो ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं जो आप रख सकते हैं, वो आपको लाभ देते हैं घर में। कहीं कहीं लोग घर पे कैक्टस रखता है, कैक्टस का पेड़ रखता है, प्लांट रखता है, वो कैक्टस बहुत नुकसान देता है। कैक्टस क्योंकि कांटों का पेड़ है, कांटों के पेड़ मैं घर से हटवा ही देती हूँ। कांटों के पेड़ क्या है, रिलेशनशिप खराब करते हैं। जब भी आप देखते हैं ना कोई चीज़ चुभ जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो क्या होता है कि जब भी रिश्तों में कड़वाहट और चुभन आने लगती है, वह घर में कैक्टस रखे हुए पौधे जिनके यहाँ होंगे, या नींबू का पेड़ होगा या बड़े पेड़ होंगे, जो पीपल का पेड़ भी कभी घर पे नहीं लगाना चाहिए। तो अगर ये पेड़ आपके घर पे होंगे तो हमेशा आपके घर में तनाव रहेगा। आपस में पति पत्नी लड़ेंगे, बेटा और पिता लड़ेंगे, माँ बेटा लड़ेंगे, या उस घर के बच्चे ही उस घर से दूर चले जाएंगे। तो अगर आप नेगेटिव प्लांट्स घर पे रखते हैं तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। हम लोग जब प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसके घर में मानिए सामने या पीछे कहीं जगह है, वो बड़ा कुछ पेड़ जैसे फ्रूट्स का या फिर कोई फूल का लगाना चाह रहा है, तो कौन सा पेड़ घर में लगाना सही होता है? देखिए, अगर आपके घर की दिशा सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर पूर्व दिशा है तो जितने भी हल्के छोटे प्लांट हैं वो आप अपने पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। जितने भी बड़े फ्रूट्स के या बड़े प्लांट्स हैं वो आप अपनी पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं।
कोई भी बड़ा या भारी पेड़ आप पूर्व या उत्तर दिशा में नहीं लगाइए, वह आपको नुकसान दे सकता है। और जो भी भारी बड़े फ्रूट्स देने वाले पेड़ हैं, या कह सकते हैं कि नीम भी बहुत बड़ा हो जाता है, अमरूद का पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, जामुन का तो नहीं लगाना चाहिए घर में, इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जो भी पेड़ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको आप पीछे की साइड यानी कि वेस्ट की साइड लगा सकते हैं, या साउथ की उस पर लगा सकते हैं। गार्डन पे डिपेंड है कि आपके घर का गार्डन किस जगह है, उसी जगह उसी अनुसार पेड़ लगाए जाते हैं। घर पे ऐसा कौन सा होम डेकोर या कुछ भी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग जो मनी को अट्रैक्ट करे? देखिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मायने ये रखता है कि डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। अब भागते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं ना, हॉर्स का लगाते हैं, और हॉर्स को हम किस दिशा में लगा सकते हैं। कभी भी घोड़े, जब आप अपने घर पे कोई भी पेंटिंग लगा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ भागते हुए ना हो, मतलब मेन डोर की तरफ भागते हुए ना हो, उनकी दिशा हो कि आपके अंदर मतलब घर में भाग रहे हो। और वाइट कलर के घोड़े अगर आप लगाते हैं तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में देखा होगा क्रिस्टल कछुआ भी रखते हैं कुछ लोग, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता है, उन्नति भी धीरे धीरे देता है, लेकिन शुभता भी देता है। माँ लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है कछुआ। तो कछुए को हमेशा वेस्ट की दिशा में आप रख सकते हैं। वेस्ट की दिशा शनि की दिशा भी होती है और माता लक्ष्मी की भी दिशा है। तो वेस्ट की दिशा में आप एक टर्टल रख सकते हैं, वो भी अच्छा क्रिस्टल का या स्फटिक का बना हुआ हो, और उसको आप कांच की ही ट्रे में पानी भर के रख दीजिए। अच्छा। तो वो आपकी मनी के लिए बहुत अच्छा रहता है, और आपके घर में जो धन आता है वो रुका रहता है। कभी कभी ऐसा होता है धन तो बहुत आता है लेकिन खर्चे इतने हैं कि रुक नहीं पाता। तो अगर आप उसे वेस्ट दिशा में रखते हैं तो आपके धन का जो फ्लो है वो बना रहता है और आता रहता है, आपके घर में धन रुका रहता है। घर में हेल्थ अच्छा रखने के लिए कौन सा ऐसा कुछ होम डेकोर का चीज़ें हम लोग रख सकते हैं? देखिए, अगर आप घर में अपनी हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अब सबसे ज़्यादा मैं आज बताने जा रही हूँ कि ऐसी चीज़ है वो जो आप अपने घर में रखेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप अपने घर की चारों दिशाओं में 5 हल्दी की गांठ, आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कोड़ी, 5 गोमती चक्र आप अपने घर की चारों दिशाओं में रख दीजिए। तो आपके घर में आने वाली एक तो नेगेटिविटी खत्म होगी, दूसरा आपके घर की जो मतलब जो हेल्थ है, लोग बीमार रहते हैं वो ठीक होने लगेंगे, तीसरा आपके धन के स्रोत भी बनेंगे। आपका पैसा दवाइयों में नहीं जाएगा अगर आपने चारों दिशाओं में ये चीज़ें रख दी। जी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र और एक वो होती है कोड़ियाँ, वो साथ में रख दें। वास्तु में कलर्स कितने इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि फ्लोर का कलर या फिर सीलिंग का कलर? वास्तु में सबसे ज़्यादा मैंने जैसे बताया दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर दिशा का अपना कलर होता है। तो आप अगर फ्लोर का कलर लेते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा जो कंसिडर करती हूँ वो करती हूँ वाइट कलर को, कि आप वाइट कलर का फ्लोर बनवाइए, ब्लैक कलर का फ्लोर नहीं बनवाइए। कुछ लोग वुड का बनवा लेते हैं, ठीक है वुड का बनवा सकते हैं, वुड कलर जो होता है ब्राउन कलर का भी बनवा सकते हैं क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, धरती से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सीलिंग में अगर डार्क कलर कर देते हैं तो वो आपको मानसिक परेशानी, तनाव, नुकसान वो दे सकता है। तो सीलिंग में भी आप लाइट कलर रखिए और कमरे के हिसाब से रखिए। जैसे हम ज़्यादातर पूर्व दिशा के लिए येलो कलर कहते हैं, उत्तर दिशा के लिए हम ब्लू कलर कहते हैं, हल्का नीला कलर हम वेस्ट के लिए कहते हैं, और प्रॉपर जो साउथ के लिए कहते हैं वो हल्का रेड कलर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ है तो पूरा लाल रंग ही करा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि साउथ में ऑलरेडी रेड है, उसे और बल्ब लगा के और रेड कर दिया। तो किसी भी तत्व की अगर बढ़ोतरी कर दोगे तो वो नुकसान देगी। अति बुरी है हर चीज की, कोई भी काम कर रहे हैं उसकी अति कर दी तो वो बुरी है। एक प्लेसमेंट है, उसको उस तत्व को उतनी देर वहां पर प्लेस रहना चाहिए। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर लाइट कलर में होना चाहिए, प्रॉपर डार्क कलर नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि घर में जितने हल्के कलर होंगे मन उतना शांत रहेगा, और जितने जगह जगह डार्क कलर होंगे उतना मन बेचैन रहेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम एक जगह वास्तु करने गए, उन्होंने कहीं लाल कलर, कहीं पीला कलर रखा, कहीं नीला कलर रखा, सारे घर में उन्होंने वास्तु के अनुसार कलर करा दिए, लेकिन वो मानसिक इतना पीड़ित,
इतने परेशान, उनकी नौकरी छूट गई, उनके घर का काम नहीं चल रहा, उनके घर में उनके पेरेंट्स बीमार हैं। हमने पूरे घर के रंग उतरवा के पूरा घर वाइट कलर का करा दिया और आज उनकी शादी भी हो गई, वो सुख चैन से जी रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। घर पे जैसे रूम डेकोर के लिए काफी सारा सोपीस होता है। कहीं कहीं लोग आइडल जैसे कि लाफिंग बुद्धा या नॉर्मल बुद्धा या आदि योगी ये सब टाइप का सोपीस भी रखते हैं। तो वास्तु के हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? या इम्पोर्टेंट है। लाफिंग बुद्धे को तो हम वास्तु में हम अपने नहीं लेते, वो तो एक चाइनीज चीज हो गई। हमारे कुबेर भगवान ही वास्तु बुद्धा बना दिया, ठीक है ना। तो आपको अगर अपने घर में रखने हैं तो कुबेर भगवान रखिए। कुबेर भगवान को आप रख सकते हैं उत्तर की दिशा में, जो आपके लिए मनी अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, आप देखते हैं ना दिवाली पे भी हम कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। तो लाफिंग बुद्धा तो मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप रखिए। आप कुबेर भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, या एक गाय और गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा हो, तो ऐसी मूर्ति आप अपने उत्तर की दिशा में रखें तो आपके पैसों में बरकत होती है। दूसरा, आप अपने घर में क्या है कि जैसे आप पति पत्नी का फोटो लगाते हैं तो वो आप साउथ वेस्ट के बीच की वॉल पे लगाइए। उनके रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आएगी, वो हमेशा उनके रिश्ते बन के चलते रहेंगे। दूसरी बात, अगर बच्चों के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं जीवन में, तो वेस्ट की वॉल पे उन महान जितने भी हमारे महान लोग थे उन सब का, जो बहुत बड़े योद्धा थे या जो हमें मतलब कहते हैं ना कि गांधी जी हैं या कुछ भी हैं, जो बड़े बड़े लेखकार भी हैं या जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, जो बड़े बड़े भी लीडर हैं, उन सब की फोटो अगर आप वेस्ट वॉल पे लगाते हैं तो हमारे बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा सफल होता है और बच्चे आगे जीवन में कुछ ना कुछ बन के ही निकलते हैं। तो जो आपके जीवन में अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिन्हें मतलब पूरी दुनिया जानती है, जो महान हैं, आज जैसे अशोका था, अशोका महान था, ठीक है ना, तो उनकी फ़ोटो अगर हम इधर लगाते हैं वेस्ट वॉल पे तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। बाकी अगर कोई पानी वाला फ्लो लगाना है, जैसे कोई बुद्धा लगाना है और उसमें वाटर सप्लाई है, तो वो हम नॉर्थ वॉल पर लगा सकते हैं। उससे बहुत लाभ मिलता है उससे, क्योंकि वो जल तत्व का दिशा है। तो वहाँ पर जितने हम पानी से भरे हुए एलिमेंट्स लगाते हैं वहाँ पर वो बहुत शुभ देते हैं, मतलब शुभता प्रदान करते हैं। घर का जैसे हम लोग फ्लोर के बारे में बात किए, सीलिंग के बारे में बात किए, इवन अलग अलग रूम का प्लेसमेंट के बारे में भी बात किए, तो अभी फॉल सीलिंग भी कहीं कहीं घर पे दिखाई देता है, तो वो कितना वास्तु के अकॉर्डिंग है? देखिए, रूफ को क्या मानते हैं हम, जो हमारे घर की छत होती है उसको हम राहु मानते हैं। वो हमारे घर का सबसे बड़ा, हमारी छत है, आप समझिए ना, हम धूप से बचा रही है, हमें पानी से बचा रही है, तो हमारे कहते हैं ना कि हमारे सर पे तो छत है। तो ये सीलिंग का जो प्रोसेस अब शुरू हुआ है, ये कोई बेस्ट प्रोसेस नहीं है, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कर रहे हैं लोग सीलिंग क्योंकि होम डेकोर में चल रहा है और फैशन के तौर पे भी है, लेकिन राहु की जितनी भी, राहु कभी हमेशा नेगेटिव नहीं होता, जितनी पॉजिटिविटी भी है ना ये सीलिंग खत्म करती है। तो आपके घर में अगर राहु को कुछ लाभ भी देना होगा ना, तो ये सीलिंग कभी आपको लाभ नहीं देने देगी। आपने पुराने घरों में देखा है, बड़े बड़े महल होते थे लेकिन ऊपर सीधी छत होती थी, और जब हम लेटते हैं, जब हम विश्राम करते हैं, तो हमारी नज़र कहाँ होती है? सीलिंग, ऊपर छत पर होती है पूरी, कि हमारे घर की जो छत है वो हमें धूप, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दे रही है ना। तो आपको कभी भी सीलिंग मेरे हिसाब से तो नहीं करानी चाहिए, और क्योंकि ये आजकल का फैशन है तो थोड़ा सा अपना छत का हिस्सा दिखता हुआ होना चाहिए। मेन इसका प्रोसेस यही है। प्रिया जी, वास्तु के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट सारी एस्पेक्ट ख़त्म कर चुके हैं। जो भी डिस्कशन करना था हम लोग सारी एस्पेक्ट को कवर किए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी हम लोग एक इंसान का काफ़ी लाइक फ्यूचर या फिर लक चेंज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी वास्तु से कितना डिफरेंट है और कितना उसमें इम्पैक्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस समय में हम पैदा हुए हैं, कब हम माँ के गर्भ से निकलकर धरती पे आए हैं, हमें धरती की ऊर्जा अलग से महसूस हुई, माँ के गर्भ में अलग महसूस होती है। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है,
वो हमारे जीवन के नक्षत्र और उनके ग्रहों के बारे में बताता है। लेकिन जिस तरह के ग्रह होते हैं उसी तरह का हमें मकान मिलता है। तो इस तरह के ग्रह हमें हमारे वास्तु से जोड़ते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, तो आप नोट करिएगा आपको हमेशा पूर्वमुखी मकान मिलेगा। अच्छा, ईस्ट फेसिंग मकान आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो आप किराए पे रहेंगे, चाहे वो आप काम करने जाएंगे, या आपका अपना खुद का मकान होगा। लेकिन वो गुरु शुभ होना चाहिए कुंडली में। तो जन्म कुंडली के हिसाब से तो हम एस्ट्रोलॉजी लेंगे, और वास्तु को अगर हम इससे कनेक्ट कर दें तो ये हमें उसी तरह के रिजल्ट देता है जिस तरह के हमारा घर में वास्तु है। जब हमारी ग्रह दशा खराब होती है तब वास्तु के सारे जितने भी कहते हैं ना दोष, वो सब निकल के आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी ग्रह दशा हमारा साथ देती है तो उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं, जो हमारे घर की ऑरा है, ऊर्जा है, वो सब हमारे पॉजिटिव ग्रहों में दिखाई देने लगती है। तो हम इस तरह कनेक्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट करती है और वास्तु भी, इससे एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्णन महर्षियों ने भी किया है, सनातन धर्म में भी किया गया है, और सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही हमारे जीवन में आई है। जितने भी ऋषिगण थे सबने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही जीवन में आगे चयन किया है। जैसे भगवान राम की भी कुंडली बनी हुई है, कृष्ण जी की भी कुंडली है, और बड़े बड़े जितने भी मतलब कह सकते हैं कि भगवान थे या उनके अवतार थे, सबका कुंडली बना हुआ है। अब कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में जो भी हमारे ग्रह बैठे रहते हैं उनके अनुसार प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि बताया जाता है भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है, या क्या कर्म करके हम लोग आए हैं। तो वो 12 जो ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में, उसमें नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र के अनुसार भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि हमारे कार्मिक क्या रिलेशन थे, या हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, आगे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं। तो कुंडली का सार जो है वो वैदिक ज्योतिष के द्वारा ही देखा जाता है। अच्छा। वैदिक ज्योतिष का जो उत्पत्ति है वो हमारे ऋषियों के द्वारा हुई है, और उनके अनुसार ही हम जीवन में आगे इस वैदिक ज्योतिष को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अपने कुंडली के बारे में बात कर रहे थे, तो कुंडली में हम लोग को जैसे पता है कि 12 हाउसेस होता है। उस 12 हाउसेस में राहु का ऐसा कौन सा डिफरेंट पोजीशन में क्या इफेक्ट होता है जातक के ऊपर। देखिए, राहु अगर पॉजिटिव अवस्था में हो, पहले तो राहु अकेला जहाँ बैठा हो वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता ही देता है। दूसरी बार क्या है कि हमारे कुंडली में कहा गया है कि पहला, छठा और 8वां 12वां ये घर में अगर राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम दे सकता है। कुछ ना कुछ हमारे साथ नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। जब भी राहु 6th हाउस में बैठा हो तो आपके ऊपर कोर्ट केस, आपके ऊपर एलिगेशन यानी कि कलंक जैसी चीज़ें लग सकती हैं, या आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने नहीं की हो, इवन आदमी मर्डर तक कर सकता है। तो राहु का जो प्लेस, राहु एक छाया ग्रह है जो बहुत ही एग्रेसिव है, उसको आप पोलाइट तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। वो आपके अंदर उसी तरह का व्यवहार डाल देता है जिस तरह का वो ग्रह है। लेकिन अगर वो 11th हाउस में बैठा है या वो आपके 3rd हाउस में बैठा है तो आपको लाभ दे सकता है। मतलब आपको करंट कह सकते हैं कि अथाह पैसा दे सकता है। आपको इतना पैसा दे सकता है, चाहे वो गलत तरीके का हो या सही तरीके का हो। अचानक धन की प्राप्ति भी राहु ही करवाता है। अच्छा। और अचानक धन को खत्म भी राहु ही करवाता है। अच्छा। तो वो हमें अपनी समझदारी से कि कैसे काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कहाँ पैसा लगाना है, वो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुंडली के अनुसार, या अपने क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि आप इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं। तो राहु हर जगह नेगेटिव नहीं है। अच्छा। कुंडली में हर जगह राहु नेगेटिव, लेकिन राहु जब भी चंद्रमा के साथ बैठेगा तो आपको तनाव देगा। अच्छा। अगर वह आपके भाग्य स्थान में बैठा है, यानी कि भाग्य स्थान होता है 9th हाउस, अगर वहां राहु चंद्रमा की युति बनी हुई है तो आपके भाग्य में अवरोध होगा ही होगा। अच्छा। आपका भाग्य कभी भी सटीक नहीं चल सकता।
सीधा नहीं चलेगा, कोई ना कोई अड़चन आपको आएगी, पढ़ाई में भी अड़चन आएगी, आपको काम करने में भी अड़चन आएगी, नौकरी बार बार छूटेगी। अच्छा। तो ये राहु की प्लेसमेंट है कि जहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट दे सकता है। 11वें घर का राहु बहुत अच्छा होता है वहाँ, क्योंकि धन संपदा का घर है 11वां घर। तो 11वें घर में अगर राहु होगा तो अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन उस धन का यूज कैसे करना है ये आपको समझना होगा। कुंडली में ऐसे कौन सा चीज अगर रहता है तो फिर जातक का लक चेंज होता है? देखिए, लक की बात करें तो लक से हमारा 9वां घर और 12वां घर भी देखा जाता है, छठा घर भी देखा जाता है कि हमारा लक एकदम से चेंज हुआ। आपने देखा होगा कुछ लोग पहले तो बहुत गरीब थे, एकदम से इतने अमीर बन गए। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि वो अपनी महादशा में असर दिखाते हैं। जैसे हमारे छठे ग्रह में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो हमें कुंडली में तो प्रभाव नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही उसकी महादशा शुरू हो जाती है तो हमें लाभ होना शुरू हो जाता है। जिस भी घर में शुभ ग्रह बैठा होगा वह अपनी दशा में आपको दुगना लाभ देगा महादशा में। तो हमें कुंडली में ये देखना होता है कि गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्र की कहाँ है, मंगल की कहाँ है। अगर उसी की हमें उसकी महादशा से ही लाभ होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको तब तक वेट करना होता है, आपका लक एकदम चेंज नहीं होता, आपको तब तक वेट करना होता है जब तक वह उसकी महादशा ना आ जाए। तो इस तरह हमारा लक चेंज होता है। छठे से, 9वें से और 11वें घर से, 12वें घर से हमारा लक चेंज होने लगता है। तो हमें अपने ग्रहों को जब भी हम कुंडली देखते हैं तो लोगों को जो लक देखते हैं, हम बोलते हैं ना कि अभी आपके लिए 2 साल बेकार है, लेकिन 2 साल बाद आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि उनकी उस समय दशा महादशा जो है वो शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ पे लक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जानना चाहोंगे कि कहीं ऐसा सिचुएशंस होता है कि जातक का बिजनेस या जॉब में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रकल्स हो रहा है, तो कुंडली में ऐसा क्या चीज़ होता है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है एंड उसको कौन सा हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि भाग्य में अवरोध, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो भाग्य में अवरोध होगा। भाग्य हमारा धर्म का भी स्थान है, वो 9th हाउस है। वहाँ पर किसी भी नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है या फिर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स उसके अंदर बैठा है तो हमारे भाग्य में अवरोध होता है। चलता चलता बिजनेस रुक जाएगा, जॉब बार बार छूटेगी, जॉब नहीं मिलेगी, सालों हम खाली पड़े रहेंगे। हमको वर्क करना होता है कि 9th हाउस पे और 11th हाउस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। उसी के अनुसार स्टोन भी पहनाए जाते हैं। जैसे पहले घर का स्टोन हम पहना सकते हैं जो लगन कुंडली में ग्रह बैठा है, राशि बैठी है, उसका भी हम रत्न पहना सकते हैं। 9वें घर का भी पहना सकते हैं और 11वें घर का भी पहना सकते हैं। तो अगर इनके रत्न भी हम पहना दें तो लोगों को सपोर्ट मिलने लगता है और उसी तरह की उनकी पूजाएं हम बताते हैं कि आप इस तरह की पूजा कीजिए या इस तरह के आप उपाय करें तो आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। तो अवरोध जो देता है वो भाग्य स्थान देता है। आपकी कुंडली पूरी ठीक है, लेकिन भाग्य स्थान में जब भी गड़बड़ होगी तो आपके जीवन में अवरोध होगी, रुकावट होगी और आपको हमेशा परेशानी होगी। तो हम लोग जब राहु के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपने बोले कि 6th हाउस में अगर किसी का राहु है तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो उसके लिए रेमेडीज क्या हो सकती? देखिए, अगर आपका 6th हाउस में राहु है तो वो आपके 12th हाउस को भी देखता है, जो हमारा विदेश का खर्चों का कारक होता है, वहाँ से खर्च बहुत होता है। तो जब वहाँ पर राहु प्लेस्ड होता है तो एक सबसे अच्छी रेमेडी जो बहुत अलग है, आपको क्या करना चाहिए कि चाय पत्ती, आप जानती हैं, चाय पत्ती को उबाल लेना है, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालनी है और उसको पकाकर पानी को फेंक देना है। चाय पत्ती को आपको छान लेना है, चाय पत्ती को जाके आपको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अच्छा, तो ये राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हो, आपको धन हानि हो रही हो या आप पे कलंक लगाया गया हो, तो विद इन अगर आप ये 11 बुधवार करते हैं तो आपको तुरंत लाभ होने लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अच्छा, कि चाय पत्ती का यूज हम कैसे राहु की तरह कर सकते हैं। तो राहु को शांत करने के लिए आप ये चाय पत्ती वाला अगर उपाय करते हैं तो आपको 100% लाभ होते हैं।
और जॉब और बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स या किसी को मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है या बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकता है? देखिए, बिजनेस को तो हम देखते हैं सेकंड हाउस से भी देखते हैं, सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं, और जॉब के लिए हम देखते हैं टेंथ हाउस देखते हैं। तो बिजनेस के लिए अगर सेवेंथ हाउस में राहु शनि या कोई भी ऐसा प्लैनेट्स है जो आपको परेशानी दे रहा है, या सेकंड हाउस में उसकी दृष्टि है, तो उसके लिए भी हमें, जब बिजनेस में दिक्कत आती है तो बिजनेस में ज़्यादातर गुरु को देखा जाता है कि आपका गुरु किस तरफ बैठा है, क्या वो उसके साइड इफेक्ट हैं। तो वहाँ के लिए हमको सबसे अच्छी जो रेमेडी करनी चाहिए वो हमें केले के पेड़ पर अच्छा। दीपक जला के आना चाहिए 42 दिन तक, 42 डेज तक। देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। केले का वृक्ष सबसे शुभ माना जाता है, जो विष्णु जी का वृक्ष है। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो केले के वृक्ष पे लगातार 42 दिन तक अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आपके गृहस्थ जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे कि डाइवोर्स या ब्रेकअप या पति पत्नी में नहीं बन रहा है, या फिर ऐसा भी दिखता है कि काफ़ी सारा दोष रहता है, जैसे कि आपका मांगलिक दोष रहता है जो रिलेशनशिप को खराब करती, तो कुंडली में ऐसा क्या रहता है कि ये सब सिचुएशन अराइज होती? देखिए, कुंडली में क्या है कि मांगलिक के लिए तो हम बताएंगे कि मांगलिक दोष मंगल की प्लेसमेंट पे होता है। जहाँ भी मंगल होगा, या अष्टम भाव में मंगल होगा आपका, या लगन में मंगल होगा, तो भी आपका मांगलिक दोष बनेगा। मांगलिक दोष के लिए मांगलिक वर ही, जैसे मांगलिक कन्या है तो उसके लिए मांगलिक वर का ही चयन किया जाता है। मंगल क्या है? मंगल एक ऊर्जा है, एक्स्ट्रा ऊर्जा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक तो हम नॉर्मल आदमियों के अंदर जो काम करने का हुनर है वो है। एक आपने कई बच्चे देखे होंगे जो बेमतलब उछलते कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। मंगल क्या है? ऊर्जा का कारक है, अग्नि का कारक है। तो उसके साथ उसी का ही मेल होना चाहिए। जैसे कुंडली में जब भी आपके मांगलिक दोष हो तो कन्या का विष्णु विवाह कराना चाहिए, और वर को बेरी के पेड़ से उसका विवाह कराना चाहिए। बेर का पेड़ होता है, बेरी के पेड़ से उसका विवाह कराना चाहिए, फिर उसका विवाह करना चाहिए। ये मांगलिक दोष को कम करता है, खत्म कभी नहीं होता है। किसी ने कहा कि 28 साल के बाद कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो देखिए जो कुंडली में प्लेस्ड हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। और आपका वैवाहिक जीवन कब खराब होता है? जब आपकी कुंडली में राहु शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि सप्तम भाव में हो, या सप्तम भाव में केतु बैठा हो। केतु का मतलब होता है डिटैचमेंट। केतु हमेशा अलगाव कराता है, एक दूसरे को अलग करा देता है। सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का भाव होता है। अगर वहां केतु बैठा है या केतु की दृष्टि पड़ रही है तो आप पति पत्नी अलग हो जाएंगे, कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं आज आपको बताऊंगी। अगर केतु आपके सप्तम भाव में बैठा है तो आपको ऐसे पति पत्नी का चयन करना चाहिए जो दोनों जॉब पे हो, दोनों अलग अलग सिटी में हो, जिनका मिलना बहुत कम हो, महीने में एक बार हो या 2 बार मिल लें। दूसरी रेमेडी केतु की सबसे अच्छी मैं बताती हूँ कि जितने भी ये स्ट्रीट डॉग हैं, जितने भी बाहर के गली के कुत्ते हैं, उनको भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। दोनों पति पत्नी मिलके उनकी सेवा करें। केतु अगर आपके जीवन में परेशानी लाता है या आपको अलग कराने की कोशिश करता है तो थोड़े दिन के लिए मेडिटेशन में चले जाएं। जैसे आप कहीं भी धर्म स्थान पर जा सकते हैं, वहाँ मेडिटेशन कीजिए और अपने रिश्तों में कड़वाहट मत आने दीजिए। अच्छा। राहु के उपाय सब बताते हैं, लेकिन केतु का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जब भी सप्तम भाव में या सेकंड हाउस में केतु आ जाए तो आप दोनों पति पत्नी को वर्किंग होना चाहिए, और शहर से दोनों के अलग होना चाहिए कि भाई आप गुड़गांव जा रही हैं जॉब करने और वो दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा। और शाम को आके मिल रहे हैं। तो केतु है वो मायने में डिटैचमेंट है, और डिटैचमेंट हम अगर इस तरह बना के चलेंगे तो हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी, हेल्थ के बारे में, कि किसी का आगे जाके लाइफ में कुछ क्रिटिकल बीमारी होगा या ऐसा कुछ चीज़ आएगी या आयु रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ये कुंडली के हिसाब से कैसे पता चलता है? कुंडली में इसमें हम देखते हैं अष्टम भाव, जो 8वां भाव है, वो हमारी उम्र का कारक है, मृत्यु का कारक है। और कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मारक ग्रह बैठ जाए, अब एक बहुत बड़ी बात बताते हैं हम, सुशांत की बात बताते हैं। सुशांत सिंह था ना, राजपूत, उसकी कुंडली में क्या था कि राहु उसकी कुंडली में बैठा हुआ था, चंद्रमा उसकी कुंडली में सेकंड हाउस में था,
और शनि उसकी कुंडली में अष्टम भाव में था। चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ी तो विष योग बना। उसने चंद्रमा पे जमीन भी ली थी, आपने नोट किया होगा ना। उसका चंद्रमा से पहले से जुड़ाव था। लेकिन शनि जब भी चंद्रमा के साथ जुड़ जाता है, कि शनि नीले रंग का होता है, जब पानी में घुल जाएगा तो जहर बन जाएगा। भगवान शिव ने भी हलाहल पिया था तो वो नीले रंग का कंठ हो गया था ना उनका। तो जब भी शनि और चंद्र की युति बन जाएगी तब हमारा मृत्यु योग बन जाएगा, या फिर हम खुद ही सुसाइड कर लेंगे, या सामने वाला हमें इस तरह टॉर्चर कर देगा कि हम सुसाइड की बात पर उतर जाएं। हाँ, तो आयु और मृत्यु जितनी भी होती है वह अष्टम भाव से देखी जाती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो आपकी आयु में कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, लेकिन बड़ी बीमारी भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अगर आपको अष्टम भाव में कोई भी मंगल ग्रह आ गया है तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी होगी। छठे भाव को देखते हैं तो जल्दी ठीक होने वाली बीमारियां, जैसे पेट में दर्द हो गया ठीक हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, बुखार हुआ ठीक हो गया, या कोई छोटी छोटी फुंसी फोड़े हो गए तो ठीक हो गया। लेकिन अष्टम भाव देता है आपको कैंसर भी दे देता है। अच्छा। ब्रेन हेमरेज। सूर्य है तो हार्ट अटैक, आपकी मौत हार्ट अटैक से होगी। मंगल है तो ब्लड से रिलेटेड होगी। शनि है तो आपको एक्सीडेंट भी देगा, कैंसर भी देगा। और राहु है तो राहु भी कहीं ना कहीं आत्मदाह, यानी कि आपको सुसाइड करनी होगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अष्टम भाव में भेज देता है। जब उनकी महादशा आती है तब आदमी के ऊपर इस तरह की परिस्थितियां गुजरती हैं। तो हम आयु भी देखते हैं, वहां से मृत्यु भी देखते हैं। अष्टम भाव हमारी कुंडली का मेन कारक होता है कि वहां से हमारी कितनी आयु होगी, या हम किसके साथ कितने लकी हैं, ये भी देखते हैं। अचानक धन भी अष्टम भाव देता है। किसी का अगर अष्टम भाव खराब है तो उसको कैसे सुधार करना चाहिए? देखिए, अष्टम भाव को ना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत रूड माना गया है और बहुत मूडी माना गया है अष्टम भाव को। अष्टम भाव को सुधारने के लिए हमें, जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जीवन में स्थिरता बहुत जरूरी है, समझदारी बहुत जरूरी है। अगर अष्टम भाव को सुधारना है जीवन में तो एक तो गलत काम, रिश्वत और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन पावर, कहते हैं ना, इंट्यूशन पावर हमें अष्टम भाव देता है। तो आपका मन जितना, कहते हैं ना, मन चंगा तो सब कुछ चंगा। हाँ, तो अगर मन शुद्ध होगा तो आपकी आयु और आपका अष्टम भाव सुधरता चला जाएगा। उसमें आपके कर्म मायने रखते हैं कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं। अष्टम भाव आपका वहीं पर ही चोट पहुंचाएगा। अगर गलत काम कर रहे हो तो गलत चोट पहुंचाएगा, सही काम कर रहे हो तो सही चीजें पहुंचाएगा आपके साथ। तो इस तरह हम इसे सुधार सकते हैं। प्रिया जी, हम लोग काफ़ी सारा एस्पेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग डिस्कशन का ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। ख़त्म करने के पहले हम जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बड़े बड़े आदमी होते हैं, जैसे कि सक्सेसफुल आदमी, जैसे फिल्म की दुनिया में हम लोग मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन, या इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी, तो इन लोगों के घर के वास्तु में ऐसा कौन सी चीज़ रहते हैं कि इन लोगों का सब बरकत बनी रहती है? देखिए, इनके घर के वास्तु में अगर हम बात करें ना, तो इनके घर में जो भी चीज होती है, एक तो इनके घर में हमेशा पूजा पाठ चलती रहती है। आपने देखा होगा अंबानी के घर में भी जब शादी हुई तो पूजा पाठ में कोई कमी नहीं थी। सबसे ज्यादा हवन पूजा समय समय पे चलती रहती है। दूसरा, ये अपने ईशान कोण को बहुत स्वस्थ रखते हैं, बहुत साफ सुथरा वहां पर पूजा स्थल, और नियमित रूप से मंत्र उच्चारण पूजन चलता रहता है इनके घर में। इनके घर में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो घर के एक एक सदस्य हैं, आपने देखा ना, नीता अंबानी भी मैच में बैठी हुई चैंटिंग करती रहती हैं, कुछ करती रहती हैं, लेकिन हर मेंबर उनके घर का कोई ना कोई चैंटिंग करता रहता है। इसलिए नहीं कि वो अमीर हैं, मतलब उनको कोई काम नहीं है, उनको वो कर सकते हैं चैंटिंग। आप जो स्मरण है वो मन में भी कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो तो रास्ते में स्मरण कर सकते हो। इसलिए वो लोग अपने आधार पे सक्सेसफुल हैं। लॉस उन्हें भी होते होंगे ना, हानियां उन्हें भी होती होंगी, लेकिन वो उसे कवर कर लेते हैं। अगर अपने घर का ईशान कोण पूर्व दिशा स्वस्थ है तो आप भी एक अच्छे, कह सकते हैं कि अच्छे अमीर आदमी बन सकते हैं। प्रिया जी, अभी हम लोग अभी तक जितना भी बातें किए,
अगर ये डीपली देखा जाए तो पूरा ही साइंटिफिक बातें कि हम लोग वास्तु रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। तो इस पॉइंट में हम एक चीज़ समझना चाहूँगी कि घर के मंदिर में रेगुलर बेसिस पे पूजा करना कितना ज़रूरी होता है। देखिए क्या है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। पांचों को तत्वों को बैलेंस करने के लिए, अब हम साइंस में भी देखते हैं ना कि कोई चीज़ क्या है कि हम ऑक्सीजन क्या है लेते हैं और फिर छोड़ते भी हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन ली और छोड़ी। हमने किस समय कौन सी ऑक्सीजन ली, कौन सी ऑक्सीजन छोड़ी है, ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक काम करता है। अब हम सारे दिन, हमारे पेट में पाचन क्रिया है, वो पूरे दिन चलती रहती है। अगर हम उसे आराम नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। इस हाथ को अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये सुन्न हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस हाथ को ऐसे हिलाएंगे या कार्य करते रहेंगे, साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक रीजन यही है कि अगर हम इस काम, डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपके यहाँ चोट लग गई तो आप एक्सरसाइज करिए, तो अगर हम इस हाथ को ऐसे ही रखेंगे तो हम इसे सुन्न कर देंगे, लेकिन हम इसे किसी काम में लगा देंगे तो ऊर्जा बहुत मायने रखती है। यही वैज्ञानिक कारण होता है कि भोजन करने के लिए भी समय बनाया गया है और भोजन को पचाने के लिए भी समय बनाया गया है। अगर हम आपको बात करें तो श्राद्ध पक्ष में हम पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, लेकिन 15 दिन जब हम इतना हैवी खाना खा लेते हैं, उसके बाद नवरात्र हमें व्रत रखते हैं, क्योंकि हम उस पाचन क्रिया को बैलेंस करते हैं। पूजन करने से क्या होता है कि माइंड सारा दिन चलता रहता है, स्थिर तो नहीं होता। अब दिमाग को सारे दिन चलाओगे तो वो थक जाएगा, ज़्यादा काम करोगे तो नसों की दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर कहेगा कि आप आराम करो, पूरी नींद लो। पूजा करने से क्या होता है कि हमारा ध्यान लगाने से ये नसें जो हैं, जो सबकॉन्शियस हो जाती हैं, वो सब कंट्रोल में आती हैं। जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो काम करने लगते हैं। कभी कभी एक एलिमेंट से हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, एक एलिमेंट से हम कम काम कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक आधार ये है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हम अपने आप देखती हैं कि 5 चक्र भी होते हैं, उन चक्र को हम बैलेंस करते हैं ध्यान करते हुए। तो ध्यान करना वैज्ञानिक आधार पे बहुत ज़रूरी है। ईश्वर पूजा बहुत ज़रूरी है, पूजा भी इसी से ही कनेक्ट होती है। वैज्ञानिक आधार ये है कि कोई भी चीज़ एक ही तरफ नहीं चलती रहे, उसको थोड़ा विराम भी देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है हमारे पूजा पाठ का और हमारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। थैंक यू प्रिया जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक में बात किए। जी जी जी, थैंक यू वंस। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।